पालघर में दो संत और उनके ड्राइवर की निर्मम तरीके से हुई हत्या के मामले में, जिसे मॉब लिंचिंग और बेहद ही बर्बर और क्रूर एक्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उस पर और महाराष्ट्र के अंदर कोरोना के जो हालात हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, मैं दोनों मुद्दों पर आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत पालघर से करना चाहता हूं। आखिर महाराष्ट्र में ऐसे क्या हालात बन गए कि 60 से 80 किलोमीटर दूर मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां दो संतों को इस तरीके से मार दिया जाता है और पुलिस उनको भीड़ में फेंक रही है? जी देखिए, बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से इन संतों को वहां पर मार दिया गया है। और हमने भी जब वीडियो देखा तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस स्वयं एक प्रकार से उनको बचाने की जगह उनको सौंपते हुए दिखाई पड़ती है, अपना हाथ छुड़ाकर निकल जा रही है और उनको मरने पर मजबूर कर रही है। और इसमें सबसे महत्व की बात अगर कोई होगी तो जो मेरी जानकारी है कि पुलिस की जो एडिशनल फोर्स है वो भी वहां पर करीब करीब पास में थी, उनको भी किसी ने रोका था और रुकने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो ऐसा कौन सा कारण था कि ऐसी रैपिड एक्शन फोर्स भी आगे न जा पाए? ऐसे तो हालात वहां नहीं मुझे नजर आते। और जिस प्रकार से लोग मार रहे थे, आपको मैं जानकारी दे दूं, 8 दिन पहले ही ऐसी ही एक घटना में एक डॉक्टर को मारा गया था, एक जगह गोली भी चली थी। तो इस प्रकार की सारी घटनाएं होते हुए मुझे समझ में नहीं आता कि प्रशासन क्या कर रहा था। वहां पर जो पुलिस मौजूद थे उसमें मेरी जानकारी के अनुसार एक एएसआई था जिनके पास बंदूक भी थी, लेकिन न बंदूक निकली, न हवाई फायर हुआ, न किसी को डराने का प्रयास हुआ। सीधा उठाकर जिस प्रकार से उनको सौंप दिया गया और जिस बर्बरता से उनकी निर्मम हत्या की गई, मैं ऐसा मानता हूं ये बहुत ही खराब इस प्रकार की बात हमको पहली बार देखने को मिली। क्यों हुआ देवेंद्र जी, आपकी क्या जानकारी है? क्योंकि आप 2014 में तो वहां से बीजेपी के विधायक थे, लेकिन इस बार एनसीपी और सीपीएम के गठबंधन से सीपीएम के विधायक वहां पर बने हैं। क्या इसके पीछे आपको कोई पॉलिटिकल सोशल एंगल नजर आता है? आपकी क्या जानकारी है? देखिए, अभी तो ये तो सारा जब इसकी तफ्तीश होगी तो उसमें ध्यान में आएगा। लेकिन ये बात भी है कि वहां पर डोमिनेंस जो है वो सीपीआई का बड़े सालों से रहा है और हमेशा सीपीआई वहां चुनकर आती थी। इस बार, पिछले बार हमारे एमएलए चुनकर आए, अभी बहुत कम वोटों से हमारे एमएलए वहां पर हारे। लेकिन वहां का सीपीएम का जो इतिहास है ये हमेशा हिंसा का इतिहास रहा है। अगर आप पुराने समय भी देखोगे तो कई बार सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने वहां पर हिंसा की है, लोगों को मारा है, अलग अलग प्रकार से जो सेवा कार्य भी चलते हैं उन पर भी अटैक किया है। तो इसलिए ये भी ढूंढना पड़ेगा। मैं तो आज आधिकारिक तौर पर नहीं कहूंगा, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश है, इसको भी ढूंढने की आवश्यकता है। अनिल देशमुख जी ने कहा है कि इस पर पॉलिटिक्स ना हो, इस पर राजनीति ना हो। सीबीआई की जांच की मांग की थी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने, उन्होंने उसको ठुकरा दिया और कहा कि सीआईडी की जांच होगी। क्या आपको लगता है कि इस मसले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश भर के संतों की ये मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन संतों को ये लगता है कि जिस प्रकार से वहां पर सारी कार्रवाई हुई है, 16 तारीख को घटना घटती है, 17 को एफआईआर दाखिल होता है और 18 तारीख तक पुलिस, जो कोई भी छोटे से छोटा एफआईआर दाखिल होता है तो उस पर पुलिस को एक प्रेस नोट निकालनी पड़ती है कि हमारे ये एफआईआर दाखिल किया। किंतु 18 तारीख तक पुलिस उस एफआईआर को छुपा कर रखती है और 16 तारीख की घटना का जो प्रेस नोट है, 18 तारीख को निकलने के बाद फिर जब देश में आक्रोश शुरू होता है तो गिरफ्तारियां शुरू होती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जिस प्रकार का कवर अप है, जिस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनिल देशमुख जी को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है कि क्यों इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि उनके नाक के नीचे इस बात को छुपाया गया है। और मुझे लगता है अगर देश भर के संतों को ये लगता है कि इस बात की तफ्तीश सीबीआई ने करनी चाहिए
तो मैं मानता हूं कि सरकार ने उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। संतों ने तो यह भी कहा है कि अनिल देशमुख का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। क्या बीजेपी के नेता के तौर पर, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आपको ऐसा लगता है कि उनका इस्तीफा होना चाहिए? देखिए, वैसे तो जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, अनिल देशमुख जी अभी गृह मंत्री बने हैं और उनके गृह मंत्री बनने के बाद महिलाओं पर अत्याचार की इतनी घटनाएं महाराष्ट्र में घटी जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब घटनाओं को कम करने की जगह उन्होंने कहा हम तो नया कानून ला लेंगे और आंध्र प्रदेश जैसा कानून लाएंगे। उसके बाद लॉकडाउन में वाधवान परिवार की घटना हो, अभी की ये घटना हो, तो एक प्रकार से फेलियर तो बिल्कुल नजर आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर उनको ये जो विभाग है, ये विभाग अगर वो संभाल नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने स्वयं ही बोल देना चाहिए कि मुझे अन्य विभाग दे दीजिए, ये विभाग मुझसे संभलता नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, क्या लगता है क्या हो सकता है? आपने कहा साजिश हो सकती है, जांच होना चाहिए, बट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उस गांव के बारे में आपको क्या बताती है? फिर मैं कोविड पर आऊंगा सर। देखिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अनुसार तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि वहां पर सीपीएम का एक बड़ा इतिहास रहा है, हिंसा का, लोगों के ऊपर हमले करने का एक बड़ा इतिहास रहा है। और विशेष रूप से उनके विचारों के खिलाफ का विचार अगर कोई रखता है और ऐसे लोग अगर कोई कार्य भी करते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, तो उनको वहां पर करने नहीं दिया जाता। और इसलिए ये सारा इतिहास को देखते हुए इसके पीछे क्या साजिश है, इसको तो ढूंढना ही पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस जी, अगर हम कोविड-19 की बात करें या फिर कोरोना की बात करें, महाराष्ट्र बेहद ज्यादा डेंजर जोन में है। दिल्ली और मुंबई दो ऐसे शहर हैं जहां पर खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में क्या आपको लगता है सरकार से कोई चूक हुई है, कुछ गलती कर रही है सरकार, या कुछ नियमों की अनदेखी कर रही है? खासतौर पर आपने नायर हॉस्पिटल वाले मामले में लिखा कि 44 डेड बॉडी को जब अंतिम क्रिया के लिए भेजा गया तो आईसीएमआर की प्रोसीडिंग्स का पालन नहीं हुआ। क्या सच है? जी बिल्कुल ऐसा है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ रहा है और एक प्रकार से महाराष्ट्र में लॉकडाउन की भी धज्जियां उड़ाई गई, इसके चलते आज मुंबई जैसा शहर हो, पुणे जैसा शहर हो, ऐसे कई शहरों में कोरोना का फैलाव इतना बढ़ रहा है कि मानो चीजें हाथ से बाहर जाती हमको दिखाई पड़ती है। आज देश का हर चौथा जो कोरोना पीड़ित व्यक्ति है वो महाराष्ट्र से आता है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और ऐसे सिचुएशन में लगातार जिस प्रकार से निर्णय हमारी सरकार बदल रही है और आईसीएमआर के निर्णयों को जैसे ताक पर रखा जाता है, मसलन आईसीएमआर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो लोग हाई रिस्क असिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स है, मतलब जो लोग जिसके यहाँ कोरोना होता है, ऐसे व्यक्ति के घर के लोग ये असिम्प्टोमेटिक हाई रिस्क कॉन्टैक्ट माने जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्वारंटीन करना चाहिए और ऐसे सारे लोगों का 100% चेकिंग करना चाहिए 5वें दिन से लेकर 14वें दिन के बीच, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है कि ये कैरियर बनेंगे और इनको कोरोना भी होगा और इनके माध्यम से औरों को भी होगा। लेकिन 12 तारीख को महाराष्ट्र में बीएमसी ने एक परिपत्रक निकाला और उसमें ये कहा कि हम इनको क्वारंटीन तो करेंगे लेकिन इनकी जांच नहीं की जाएगी, जो सिम्टोमेटिक है उनकी जांच की जाएगी। तो मैंने उसके ऊपर काफी हल्ला चढ़ाया जी। उसके बाद फिर उसको थोड़ा बदला गया और उसमें यह कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो इनकी जांच करेंगे, 5वें दिन हम देखेंगे और जरूरत होगी तो जांच करेंगे। लेकिन मैंने स्वयं महाराष्ट्र सरकार के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट ये सीएम साहब को भेजा, जो रिपोर्ट ये कहता है कि महाराष्ट्र में पाई जाने वाली केसेस में से 79% केसेस असिम्प्टोमेटिक है। और फिर अगर आप असिम्प्टोमेटिक केसेस का अगर परीक्षण ही नहीं करोगे तो किस प्रकार से हम कोविड को रोक पाएंगे, ये सवाल था। दूसरी बात आपने जो नायर के बारे में कही, इसमें कुछ मेरे सामने कई ऐसे केसेस मेरे सामने आए जो मैंने जानबूझकर, देखिए ऐसे समय हम कैसे जानकारी तो पब्लिक में नहीं दे सकते, इसलिए मैंने सिर्फ मुख्यमंत्री जी को जानकारी भेजी है। पर इसमें ध्यान में आता है कि व्यक्ति को एडमिट करते समय सस्पेक्टेड कोरोना इस रूप में उसको एडमिट किया गया। अब मसलन होना तो ये था कि ऐसे समय जब एडमिट होता है तो आईसीएमआर कहता है कि तुरंत उसका स्वैब लिया जाना चाहिए और उसकी कोविड टेस्ट होनी चाहिए। अब उसके कागजों में भी लिखा गया इसको आइसोलेशन में एडमिट किया जाए, इसका तुरंत स्वैब लिया जाए, लेकिन न स्वैब लिया गया न टेस्ट की गई और उसके बाद वो व्यक्ति मर गया। जैसे एक आदमी तो 4 दिन अस्पताल में है
4 दिन में भी स्वैब नहीं लिया गया, वो मर गया। मरने के बाद फिर सस्पेक्टेड कोविड करके उसकी बॉडी रिलीज कर दी गई। अब ये बॉडी नॉन कोविड करके रिलीज होने के कारण अब उसको नॉन कोविड बॉडी की तरह ट्रीट किया जाएगा, वैसे उसका क्रिमेशन होगा, अंत्य संस्कार भी वैसे होगा, और उसके घर के लोगों को न क्वारंटीन किया जाएगा, न उनको हाई रिस्क कॉन्टैक्ट माना जाएगा, न उनका कोई टेस्ट होगा। तो उनके माध्यम से बड़े पैमाने पर कोविड फैलने की भी तो जो हमको संभावना है वो उसको बल मिलता है। तो इस प्रकार की जो कार्रवाइयां हो रही है, मैंने वो सारी चीजें ध्यान में लाकर दी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग संख्या छिपाने के चक्कर में अगर इस प्रकार के निर्णय लेंगे तो कोरोना बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। उसके साथ साथ देखिए, मुंबई में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां एरिया स्प्रेड है, यानी उस एरिया में कम्युनिटी स्प्रेड हमको दिखाई देता है। मसलन हमने देखा वर्ली, ये देश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना है, जीजामाता नगर है, धारावी है, ये बड़े हॉटस्पॉट बन रहे हैं। ऐसे जगह पर असिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग ये बहुत जरूरी है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो लोग कैरियर बनकर और लोगों को इन्फेक्ट करेंगे और ये कम्युनिटी स्प्रेड की जैसा ये बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्लस्टर कंटेनमेंट जोन में जहां पर हमको एरिया स्प्रेड दिख रहा है, यहाँ पर असिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग करके उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजना, और जो लोग पॉजिटिव टेस्ट आते हैं उनके बारे में मतलब उनको एक प्रकार से उनका इलाज करना, ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ आज भी हॉस्पिटल्स में कई प्रॉब्लम्स है। हॉस्पिटल्स में आज भी मुंबई जैसी जगह हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को पीपीई किट्स नहीं मिल रही है, उनको आवश्यक वो उस प्रकार के प्रोटोकॉल्स नहीं मिल रहे हैं, कोविड और नॉन कोविड का सेपरेशन नहीं हो पा रहा है, कई हॉस्पिटल्स बंद पड़ गए हैं, और कई हमारे जो पेशेंट है, जो नॉन कोविड पेशेंट है लेकिन जिनको रेगुलर कुछ ना कुछ, किसी को डायलिसिस लगता है, किसी को कीमोथेरेपी लगती है, आज उनके लिए कोई अस्पताल ही बचा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों के मद्देनजर हम लोगों को थोड़े बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और एक प्रकार से इस सारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके अगर संख्या बढ़ती भी है तो उससे बिना डरे हम लोग कैसे इलाज कर पाए, इसका विचार हम करें, न कि संख्या को सप्रेस करें। आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि जैसे आपने वर्ली जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है उसका जिक्र किया, आपको लग रहा है जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, इसका मतलब है क्या कहीं कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है मुंबई के अंदर? इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा अभी कम्युनिटी स्प्रेड है, लेकिन ये एरिया स्प्रेड जरूर है। और एरिया स्प्रेड का सीधा अगर हम एरिया स्प्रेड नहीं रोकेंगे तो वो कम्युनिटी स्प्रेड में बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। इसलिए एरिया स्प्रेड ये एक ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में एक क्लस्टर कंटेनमेंट एरिया में, एक विशिष्ट एरिया में ज्यादा लोग ये कोरोना से ग्रसित पाए जाते हैं। तो ऐसे समय अगर उसको वही हमने रोका नहीं और उसका साइकिल अगर हमने तोड़ा नहीं, तो फिर आगे वो कम्युनिटी ट्रांसफ्यूजन में जा सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बेला है, जिसमें बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही मुस्तैदी के साथ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आपने कैसे डिफरेंशिएट किया एरिया स्प्रेड और कम्युनिटी स्प्रेड को। लगता है वहां पर, जैसे धारावी जैसा इलाका, वहां लगता है कि वहां पे एरिया स्प्रेड हो सकता है। धारावी के बारे में क्या कहेंगे देवेंद्र जी? देखिए, धारावी एक बहुत ही कंजेस्टेड क्लस्टर है, और धारावी में थोड़ी हमारी गलतियां ये हुई है कि शुरुआत में हमने कुछ लोगों को होम क्वारंटीन किया। धारावी को 100% इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हमको करना पड़ेगा, अभी कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। और दूसरा, देखिए, मैं आपको मसलन कहता हूं कि जब किसी शहर में एखादे एरिया में हिंसा की वारदात होती है तो उतने एरिया में हम लोग कर्फ्यू लगा देते हैं, और हमने कई बार देखा है कि ऐसे कर्फ्यू में कोई आदमी बाहर नहीं आता। तो अगर इस प्रकार से एरिया कन्फाइनमेंट हम लोग करते हैं, जब कोई हिंसा की वारदात होती है, बम विस्फोट होता है, कोई गोली चलती है, तो अभी तो उसी प्रकार की कन्फाइनमेंट करने की आवश्यकता है। तो कम से कम धारावी के जो क्लस्टर्स हमने तैयार किए हैं, उन क्लस्टर में बिल्कुल इतने जबरदस्त तरीके से हम लोगों को ये सारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन और लॉकडाउन का पालन हो, ये देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ धारावी में असिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग हमको करनी ही पड़ेगी। मसलन अगर आज ये होता है कि मेरे घर अगर कोरोना का मरीज मिला तो मेरी और मेरे परिवार की तो टेस्टिंग हो, मेरे क्लोज कॉन्टैक्ट भी हो, लेकिन मेरे आजू बाजू के 3-4 घरों में भी हो जो असिम्प्टोमेटिक है, जो मेरे क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि एरिया स्प्रेड दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे समय
हमको ये भी देखना पड़ेगा कि रैंडम टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। और आपको पता है आईसीएमआर ने अपने प्रोटोकॉल्स में बदलाव किया है। पहले आईसीएमआर में जब सेकंड जनरेशन में हम लोग पहुंचे थे, सेकंड स्टेज में, उस समय ये कहा था कि केवल सिम्टोमेटिक टेस्टिंग ज्यादा करिए, लेकिन अब आईसीएमआर ने भी ये कहा है कि असिम्टोमेटिक और एग्रेसिव टेस्टिंग कीजिए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि धारावी जैसी जगह असिम्टोमेटिक एग्रेसिव टेस्टिंग यही सबसे महत्व की बात होगी। उससे शायद नंबर बढ़ेगा, लेकिन हम उसको कंटेन कर पाएंगे और लोगों को बचा पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र फडणवीस जी, आपने दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर हमें जानकारी दी। मुझे पता है मुश्किल वक्त है, लेकिन यही समय है जब देश एक साथ खड़ा हो और कोरोना के संकट का मुकाबला कर